आखिर कोई अपना हाथ कैसे काट सकता है? हम में से कोई यकीन नहीं करता अगर इस इंसान ने अपना हाथ काटते वक्त की वीडियो को रिकॉर्ड नहीं किया होता। 2003 में 26 अप्रैल की शाम थी। एरन रॉस्टन यूएसए में मौजूद एक अजीबोगरीब जगह बिलुजॉन कैनियंस में अकेले हाइकिंग कर रहा था। एक स्लॉट कैनियन में उतरते वक्त अचानक एक बड़ा सा पत्थर लूज पड़ गया। खुद को इस बड़े पत्थर से बचाने के चक्कर में एरन का सीधा हाथ इस 400 किलो के पत्थर और कैनियन की दीवार के बीच में कुचल कर फंस चुका था। एरन सर के बाल से पाँव के नाखूनों तक की ताकत लगा चुका था, मगर पत्थर और दीवार के बीच में दबकर फंसा हुआ हाथ टस से मस नहीं हुआ। दबे हुए हाथ में उठने वाले दर्द से ज्यादा तकलीफ दे बात ये थी कि ये कैनियंस दूर दूर तक एक सुनसान डेजर्ट से घिरे हुए थे। ये डेजर्ट 500 स्क्वायर मील पर फैला हुआ था, लॉस एंजलिस सिटी से भी बड़ा था। एरन जिस स्लॉट कैनियन में फंस चुका था वो बज़ाहिर तो 15 फीट डीप था, मगर एरन इस स्लॉट कैनियन तक काफी डीप कैनियन से होते हुए पहुंचा था, और इस तरह इस वक्त एरन डेजर्ट की सरफेस से 100 फीट नीचे फंस चुका था। ये गहराई 10 माला बिल्डिंग जितनी थी। रही कही कसर ये थी कि एरन ने किसी को नहीं बताया था कि वो इस वीकेंड एडवेंचर के लिए कहाँ जा रहा है। एरन ने अपनी गाड़ी कैंप के पास पार्क की थी और कैंप से बिलुजॉन तक पहुंचने में एरन को 4 घंटे लगे थे। क्योंकि एरन शाम में वापस गाड़ी के पास आने वाला था तो उसने बैग में खाने में सिर्फ 2 बरीटोज और 1 पानी की बोतल रखी थी। मगर अब क्या होगा? कई दिनों तक एरन को कोई तलाश करने की कोशिश भी नहीं करेगा। इतना थोड़ा खाना पानी थोड़े ही वक्त में खत्म हो जाएगा। जूं जूं सूरज डूबता जाएगा खौफनाक अंधेरा बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर घट घट कर 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। सिर्फ टी शर्ट और शॉर्ट पहना हुआ एरन सर्दी से कपकपाएगा। हाथ के दर्द को भूलकर टांगों को आराम देने के लिए बैठना चाहेगा, मगर हाथ के फंसे हुए होने की वजह से बैठ ना पाएगा। इस तरह दर्दनाक कैद में 5 रातों तक सो नहीं पाएगा। मदद के लिए बार बार चिल्लाएगा, कोई नहीं आएगा। और फिर अपनी गाड़ी से मीलों दूर इतनी गहराई में भूखा प्यासा मरी हुई हालत में अपना हाथ कैसे काटेगा और फिर जिंदा कैसे बचेगा? देखती आंखों और सुनते हुए कानों को दिमागी फायर पर खुशामदीद। अपने हाथ को बाहर निकालने के लिए एरन ने 30 से 45 मिनट तक काफी जोर लगाया। दांतों को बीच कर टांगों को खींचकर सीने को पत्थर की तरफ ढकेल कर अपने वजूद के जर्रे जर्रे की ताकत को पत्थर को हिलाने के लिए लगा दिया, मगर 1 इंच भी पत्थर इधर उधर नहीं हुआ। ये जानने के बावजूद कि मैं एक बहुत ही सुनसान जगह पर बहुत ही गहराई में हूँ, एरन ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मदद तो ना आई, मगर इतना चिल्लाने और जोर लगाने के बाद प्यास और भूख बड़ी जोर से आई। एरन ने सिर्फ 1-2 घूंट पानी के लिए और 1-2 निवाले बरीटोज के, क्योंकि एरन जानता था इस थोड़े बहुत फूड के अलावा उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं है। एरन के बैग में खाने पीने की चीज़ों के अलावा रस्सियाँ, हार्नेसेस और क्लाइंब करने के बाकी सामान के साथ एक वीडियो कैमरा, एक डिजिटल कैमरा, वॉकमैन, हेडसेट, एक हेडलैम्प और एक मल्टायर टूल भी था जिसमें छोटे बड़े ब्लेड्स थे। एरन का हाथ सुन पड़ चुका था, उसका अंगूठा पूरा नीला हो चुका था, खून जम रहा था, हाथ तक ऑक्सीजन का पहुंचना बंद हो रहा था। एरन के हाथ का जल्द अज जल्द बाहर निकलना बहुत ज़रूरी था। उसने मल्टायर टूल में मौजूद एक ब्लेड से पत्थर को खुरचना शुरू कर दिया, मगर पत्थर बहुत हार्ड था और दूसरा एरन उल्टे हाथ से खुरच रहा था। ऊपर से ब्लेड भी कोई इतना शार्प और मजबूत नहीं था, मगर एरन खुरचता रहा। आहिस्ता आहिस्ता सूरज डूब गया। टेम्परेचर गिरकर 7 डिग्री सेल्सियस हो गया। फंसा हुआ हाथ ठंडा यख हो चुका था। एरन सर्दी से कांपने लगा। उसने बॉडी को गर्म रखने के लिए खुरचना जारी रखा। टांगों पर रस्सियों को बांध लिया, कानों पर हेडसेट को पहन लिया और अपने आप को जितना हो सका उतना चीजों से कवर कर लिया।
पूरी रात खुरचने के बाद एरन इस नतीजे पर पहुंचा कि इस ब्लेड से इस तरह पत्थर को खुरचने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। उसका हाथ और पत्थर आपस में बहुत टाइटली ग्रिप थे। 16 घंटे गुजर चुके थे। एरन को उसका हाथ फील ही नहीं हो रहा था। हाथ का कलर ब्लू से ग्रे हो रहा था। वो बेजान हो चुका था और अब डिकम्पोज होने जा रहा था। पिछली पूरी रात ना सो पाने की वजह से और खड़े ही रहने की वजह से एरन की टांगें सुन पड़ रही थी। उसके जोड़ों में दर्द उठ रहा था। कमर टाइट हो रही थी। वो बहुत बेचैन था। इस बेचैनी में एरन ने कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उसने अपना नाम बताया, अपने पेरेंट्स का नाम बताया, उनका एड्रेस दिया और कहा मेरे मरने के बाद जिस किसी को भी ये कैमरा मिले वो प्लीज इसे मेरे पेरेंट्स तक पहुंचा दे। एरन का हाथ मर रहा था मगर अभी दिमाग जिंदा था। उसने अपनी इंजीनियरिंग की मालूमात को इस्तेमाल किया। क्लाइंबिंग हार्नेस को पहना, रस्सी को ऊपर पत्थर पर अटका कर उस पर बैठ गया और अपनी टांगों को अपनी बॉडी के वजन से फ्री कर दिया। एरन ने इसी क्लाइंब करने के सामान से एक पुली बनाई और पत्थर को अपनी पूरी बॉडी के वेट के जरिए से हिलाने की कोशिश की मगर ये कोशिश भी नाकाम रही। अब एरन वो करने की सोच रहा था जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो मल्टाई टूल में मौजूद ब्लेड से अपना हाथ काटने की सोच रहा था मगर तभी उसे ख्याल आया कि उसकी गाड़ी यहाँ से 4 घंटों के सफर पर है। एक हाथ से वापसी के रास्ते पर क्लाइंब करना नामुमकिन है। ऊपर से वो बहुत डिहाइड्रेटेड है, एनर्जी लेस है। गाड़ी तक पहुँचने से पहले ही बॉडी का सारा खून बह जाएगा और एरन मर जाएगा। एरन ने अपना फूड इनटेक और कम करने पर फोकस किया ताकि वो इस फूड से थोड़ी थोड़ी एनर्जी काफ़ी लंबे वक्त तक ले सके। एरन की पानी की बोतल आधी से भी आधी हो चुकी थी। एरन एक एक्सपीरियंस रिसर्च और रेस्क्यू वॉलंटियर था। उसे मालूम था कि वो बगैर पानी के सिर्फ 3 दिन तक ही जिंदा रह पाएगा। एरन पिछली 2 रातों से नहीं सोया। उसके पास बरिटोस के कुछ ही बाइट्स और पानी का आखिरी घूंट बचा है। एरन ने अपना यूरिन सेव करना शुरू कर दिया। हर रोज सुबह ठीक 8:15 पर एक अजीबोगरीब चीज होती थी। ऊपर से कोई गुजरता था। वो ना जानवर था ना इंसान, बल्कि वो एक परिंदा रेवन था। एरन इस मिथ पर यकीन करता था कि जब इंसान मर जाता है तो रेवन उसकी रूह को दूसरी दुनिया तक लेकर जाता है। एरन ने पानी का आखिरी घूंट पिया और सोचा कि क्यों ना कुदरत का आधा काम मैं ही कर दूं। उसने मल्टाई टूल के ब्लेड को अपने फोर आर्म में जोर से मारा। थोड़ा बहुत खून निकला। फिर उसने हाथ को काटना शुरू किया। ब्लेड की शार्पनेस पत्थर पर इस्तेमाल होकर बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। इससे एरन के हाथ की स्किन भी नहीं कट पा रही थी। एरन रुक गया क्योंकि वो जान चुका था कि वो इस ब्लेड से हाथ की हड्डी को नहीं काट पाएगा। शाम के 4 बज चुके थे। एरन ने बरिटोस का बचा हुआ आखिरी निवाला खाया। अब एरन के पास सिर्फ 2 बॉटल्स में उसका यूरिन था। वो सोच रहा था कि वो इंतजार तो कर रहा है मगर किसका? प्यासा होकर मरने का, ठंड से मरने का, या फिर इन्फेक्शन से? एरन जिस जगह पर ट्रैप था वो बहुत ही गंदी हो चुकी थी। वहाँ पर बहुत मक्खियाँ हो चुकी थी और ऊपर से एरन ने हाथ पर जहाँ ब्लेड मारा था वहाँ जख्म हो रहा था। मक्खियाँ उस पर भिन भिना रही थी। एरन को उसके पास सेल फोन के ना होने का कोई अफसोस नहीं था क्योंकि अगर होता भी तो इतनी गहराई में उस तक सिग्नल्स नहीं पहुँच पाते। एरन को बहुत अफसोस था, उसके हाथ के ज़ाया होने का नहीं बल्कि उसकी वजह से उसके घर में आने वाले दुख का। अगस्त में एरन की बहन की शादी होने वाली थी मगर अब उससे पहले एरन का फ्यूनरल होगा। ये बात उसको अंदर से ख़त्म कर रही थी। एरन को यकीन था कि आज की रात उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। रात पूरी तरह काली थी, तकलीफ और दर्द से भरी हुई थी। सिर्फ खाना पानी नहीं, उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। एरन ने कैमरे में मैसेज रिकॉर्ड किया। उसने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए प्रे की और फिर कहा कि वो मरने के लिए तैयार है।
ایرن نے وہ صبح دیکھی جس کو دیکھنے کی اس کو امید بالکل نہیں تھی۔ وہ حیران تھا کیونکہ وہ ہوا جو روز نہیں ہوتا تھا۔ 8:15 ہو چکے تھے مگر ریون اب تک نہیں آیا تھا۔ تبھی ایرن کو احساس ہوا اس سپنے کا جو اس نے پچھلی رات دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ اس کا ایک ہاتھ ہے اور اس ہاتھ سے اس نے اپنے بیٹے کو گود لیا ہوا ہے۔ یہ ایموشن ایرن کے اندر کافی ایموشن لایا۔ وہ ایک نامعلوم طاقت سے بھر آیا۔ اس نے اپنے ہاتھ پر اپنی باڈی کا سارا وزن دیا، دوسرے ہاتھ سے پتھر کو پکڑ کر اور زور لگایا اور پھنسے ہوئے ہاتھ کو کینین کی دیوار کی طرف موڑا۔ ایرن نے وہ جان لگائی جو ایک ڈوبتا ہوا انسان پانی کے اوپر آنے کے لیے لگاتا ہے، اور تبھی ایک ٹک کر کے آواز پورے کینین میں گونجی۔ ایرن کے ہاتھ کی ایک ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ ایرن نے بغیر رکے دوسری ہڈی کو توڑنے کے لیے زور لگانا شروع کر دیا۔ وزن دے کر ہاتھ دوبارہ دیوار کی طرف موڑا اور پھر ٹک کر کے آواز گونجی۔ دوسری ہڈی بھی ٹوٹ چکی تھی۔ بلیڈ سے ایرن ہڈیوں کو نہیں کاٹ سکتا تھا مگر اب ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں، لیکن ابھی بھی خوف اس بات کا ہے کہ اگر ایرن ہاتھ کاٹ لیتا ہے تو وہ ایک 65 فیٹ 6 منزلہ عمارت جتنی لمبی کلف سے نیچے کیسے اترے گا، اور اس کے بعد تیز گرم دھوپ میں 4 گھنٹوں کی ہائیک کر کے اپنی گاڑی تک کیسے پہنچے گا، وہ بھی ایک کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ۔ ایرن کے پاس جو ملٹائی ٹول تھا اس میں 2 انچ کا ایک چھوٹا بلیڈ بھی تھا۔ ایرن نے اس سے ہاتھ کی اسکن کو کاٹنا شروع کیا، پھر گوشت کو کاٹا۔ ایرن کے پاس ایک واٹر بیگ تھا جس کی اسٹرا پر کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ ایرن نے اس کپڑے کو کھینچ کر زور سے اپنے بازو پر باندھ لیا اور پھر اسے اور ٹائٹ کیا۔ اب ایرن نے اپنے ہاتھ کی آرٹریز کو کاٹا مگر ابھی بھی دماغ سے ہاتھ میں آنے والی نرو باقی تھی۔ ایرن نے ملٹائی ٹول میں دوسری طرف موجود پلاس سے نرو کو کھینچ ڈالا۔ تبھی ہاتھ سے پوری باڈی میں ایک گرم گرم سنسنی خیز الیکٹرک شاک سا لگا اور وہ ایک جھٹکے کے ساتھ پیچھے ہوا۔ ایرن کا ہاتھ پوری طرح کٹ چکا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو کسی طرح اپنی گردن سے سہارا دیا، اپنے بیگ میں سارے سامان کو واپس ڈالا اور کینین میں اور اندر ایک انجان نامعلوم مشکل راستے کی طرف نکل پڑا۔ ایرن کو یہ راستہ اپنانا پڑا کیونکہ وہ ایک ہاتھ کے ساتھ 15 فیٹ اوپر چڑھائی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ ایرن بہت ہی پتلے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے خوفناک نامعلوم راستے سے ہوتے ہوئے روشنی تک پہنچا، مگر ابھی مشکلات کے پہاڑ سے نیچے اترنا باقی تھا۔ ایرن کو ایک 65 فیٹ 6 منزلہ عمارت جتنی لمبی کلف سے نیچے اترنا تھا۔ اس نے ہار نہیں مانی، ایک ہاتھ سے اپنے آپ کو ہارنس باندھی، رسیوں کو اٹکایا اور نیچے اترنا شروع کیا۔ کمال صرف یہ نہیں تھا کہ وہ یہ سب کچھ ایک ہاتھ کے ساتھ کر رہا تھا، بلکہ وہ جس حال میں جتنی جلدی یہ سب کر رہا تھا وہ اپنے آپ میں ناقابل یقین تھا۔ ایرن نے نیچے اترتے ہی اپنی گاڑی کی طرف جانا شروع کر دیا۔ راستے میں اسے کچھ لوگ دکھے۔ ایرن مدد کے لیے زور زور سے چلایا، ان سے پانی مانگ کر پیا اور پھر اچانک ایک ہیلی کاپٹر ایرن کی مدد کو آ پہنچا۔ ایرن کو ہیلی کاپٹر سے جلد از جلد قریبی ہاسپٹل تک پہنچایا گیا۔ جہاں ایرن مرنے والا تھا وہاں دوبارہ پیدا ہوا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھو دیا مگر ہمت اور جذبہ نہیں۔ 2005 میں سردیوں میں ایرن نے اپنے ایک ہاتھ کے ساتھ کولاراڈو کی 59 ماؤنٹینز کو جو 14,000 فیٹ سے بھی زیادہ اونچی ہیں ان کو اکیلے کلائمب کیا اور ورلڈ ریکارڈ بنایا۔ آج ایرن ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے۔ وہ لوگوں کو ایک بہتر زندگی جینے کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے۔ اب ایرن اپنی غلطی کو نہیں دہراتا۔ وہ جب بھی کہیں ایڈونچر کے لیے جاتا ہے تو پیچھے ایک میسج ضرور چھوڑ دیتا ہے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک شاندار ٹاپک کے ساتھ۔